हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमी का पहला टॉपिक, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। इसमें बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, लगभग कुछ आखिरी चीजें बची हुई हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। जैसा मैंने पहले बताया कि बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत ब्रॉड है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो इसको मैं करा रहा हूँ। और अभी तक जिन स्टूडेंट ने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं इंडियन इकोनॉमी और एमपी इकोनॉमी से संबंधित, तो वो पुराने वीडियो जरूर देख लें, जिससे आगे की वीडियो उनको समझ में आएंगे। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दें, जिससे वो उनको भी ये जानकारी मिल जाए। सटीक जानकारी मैं दे रहा हूँ। और कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को किस तरह से चीजें लग रही हैं, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कमेंट जरूर करें। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने पिछले वीडियो में कृषि से संबंधित चीजें बताई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि संबंधी चीजें हैं, उनमें भारतीय कृषि का क्या योगदान है, भारतीय कृषि की क्या स्थिति है, उससे संबंधित जो है चीजें मैं बता रहा था। तो मैंने ये टेबल उसमें बताई थी आप लोगों को, उसी से संबंधित चीजें जो है वापस से मैं इसको एक बार रिपीट कर रहा हूं। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। मैंने यहाँ पर जो है एक टेबल बनाई हुई है, जिसमें एक फसल यहाँ पर दी हुई है, एमपी का स्थान इन फसलों में, एमपी का स्थान क्या होगा, है ना। मध्य प्रदेश का देश में स्थान है, मध्य प्रदेश का देश में स्थान। राष्ट्रीय उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान और अन्य राज्यों की फिर उसमें स्थिति। इस तरीके से जो है हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले सोयाबीन को मैंने उसमें बताया था, तो सोयाबीन में फर्स्ट है 41.92% जो है योगदान करता है मध्य प्रदेश सोयाबीन में, देश के सोयाबीन उत्पादन में। सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र और थर्ड में राजस्थान का नाम आता है। और 40.09% जो है योगदान महाराष्ट्र का है, और 8.96% जो है राजस्थान योगदान करता है देश के टोटल सोयाबीन के उत्पादन में। फिर सेकेंड चना इसमें मैंने लिखा हुआ है, चना में भी फर्स्ट नंबर पर है एमपी, चना के उत्पादन में 27.52% जो है ये योगदान कर रहा है। इसमें भी महाराष्ट्र और राजस्थान सेकेंड थर्ड है। महाराष्ट्र 27.72% योगदान कर रहा है चना के उत्पादन में, और 19% जो है 19.31% राजस्थान योगदान कर रहा है, तीसरे नंबर पर है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। वैसे एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। कुल दलहन के उत्पादन में भी फर्स्ट नंबर पर है एमपी, 25.23% जो है योगदान है टोटल दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान। पहले 32% के आसपास हुआ करता था, अभी ये थोड़ा सा कम हो गया। यहाँ पर भी महाराष्ट्र और गुजरात सेकंड थर्ड स्थान पर है। महाराष्ट्र का योगदान 16.33% आप देख सकते हैं, और इसके बाद फिर राजस्थान का योगदान है 14.83%। तो ये योगदान लिखा हुआ है। इसके बाद आते हैं मसाले। मसालों के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का पहला स्थान बना हुआ है, 14.67%। ये उसमें मैंने मेंशन नहीं किया था पिछले वीडियो में, वो डेटा बाद में मुझे मिला तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया। 14.67% जो है योगदान कर रहा है एमपी मसालों के उत्पादन में देश में। और कुल उत्पादन जो है वो 54 लाख मीट्रिक टन है, नया डेटा है ये। और इसमें राजस्थान गुजरात जो है सेकेंड थर्ड नंबर पर आ रहे हैं। इसमें मसालों का जो बगीचा है वो केरल को कहा जाता है, मसालों का बगीचा केरल है। और इंडोनेशिया का द्वीप है मलक्का, उसे मसालों का द्वीप कहा जाता है। सबसे ज्यादा मसाला
मसालों का जो उत्पादन है वो इंडिया में ही होता है। सेकंड नंबर पर इंडोनेशिया का नाम आ रहा है। तो ये है इस तरीके से। अदरक के उत्पादन में भी फर्स्ट है, सेकंड थर्ड है कर्नाटक और असम। धनिया बीज इसमें भी नंबर फर्स्ट है, ये मसाले के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने इनका मेंशन किया एक साथ। धनिया बीज में गुजरात और राजस्थान का सेकंड थर्ड स्थान आ रहा है। तो ये सारी चीजें पहले हो गई हैं। मेथी बीज में भी फर्स्ट है, मसालों के अंतर्गत मेथी बीज, और सेकंड थर्ड में राजस्थान गुजरात का नाम आ रहा है। लहसुन के उत्पादन में भी फर्स्ट है और राजस्थान गुजरात इसमें सेकंड थर्ड है ना। राजस्थान गुजरात सेम ही है। तो ये है लहसुन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अफीम। अफीम के उत्पादन में भी फर्स्ट है, काफी समय से फर्स्ट स्थान पर बना हुआ है मध्य प्रदेश। सेकंड राजस्थान है और थर्ड यूपी है। हमारा जो अफीम उत्पादन का जो क्षेत्र है वो राजस्थान से ही लगा हुआ है। नीमच है, मंदसौर है और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ वाला जो एरिया, ये जो है अफीम का उत्पादन करते हैं। अभी मैंने ये भी पिछले वीडियो में बताया था कि अफीम का उत्पादन सबसे ज्यादा पहले अफगानिस्तान में हुआ करता था। 2023 में जो है अफीम का उत्पादन जो है म्यांमार में ज्यादा होने लगा, यानी म्यांमार जो है अफीम को पीछे छोड़ करके फर्स्ट नंबर पर आ गया है। अफीम के उत्पादन में म्यांमार, सेकेंड नंबर पर अफगानिस्तान हो गया है और थर्ड नंबर पर फिर इंडिया है। यानी अफीम के उत्पादन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो देश हैं, अफीम सर्वाधिक अफीम उत्पादक, सर्वाधिक अफीम उत्पादक अगर हम देश की बात करें तो इसमें फर्स्ट नंबर पर आएगा म्यांमार, सेकेंड नंबर पर है अफगानिस्तान जो लंबे समय तक फर्स्ट नंबर पर था, और थर्ड नंबर पर भारत हो गया है ना। 2023 से पहले जो है अफगानिस्तान लंबे समय तक अफीम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा। 2023 में जो है म्यांमार फर्स्ट नंबर पर आ गया है और सेकेंड अफगानिस्तान हो गया है और थर्ड नंबर पर इंडिया। अफीम के उत्पादन की हम बात कर रहे हैं। अलसी, इसमें भी फर्स्ट था, लंबे समय से फर्स्ट रहा है इंडिया, एमपी, और सेकेंड थर्ड में यूपी महाराष्ट्र। अलसी एक तिलहनी फसल है ना। अलसी जो है तिलहनी फसल है और एमपी जो है इसमें प्रथम स्थान पर बना हुआ है। मसूर, मसूर का जो उत्पादन है उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहां पर मसूर का उत्पादन ज्यादा होता है। मसूर एक दलहनी फसल कही जाती है ना, दलहनी फसल में इसका नाम आता है मसूर का। और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसको जो है मसूर का कटोरा कहा जाता है। और मध्य प्रदेश का मसूर के क्षेत्रफल में प्रथम स्थान, यानी बोया ज्यादा मसूर मध्य प्रदेश में जाता है लेकिन उत्पादन जो है ज्यादा होता है यूपी में। उत्पादन ज्यादा यूपी में होता है, थर्ड नंबर बिहार का है, लेकिन बोया सबसे ज्यादा मसूर मध्य प्रदेश में जाता है, यानी 39% जो है क्षेत्रफल में बोया जाता है। टोटल जो मसूर का क्षेत्रफल इंडिया में उसमें 39% जो है क्षेत्रफल मसूर का मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो क्षेत्रफल में मसूर यानी बोए जाने के क्षेत्रफल के हिसाब से मसूर में एमपी का पहला स्थान है, लेकिन उत्पादन में एमपी का सेकंड स्थान है। और मध्य प्रदेश मसूर के उत्पादन में देश के टोटल उत्पादन में 28.82% जो है योगदान करता है। उसमें फर्स्ट नंबर पर यूपी है, यूपी का जो योगदान है 36.63%। सेकेंड नंबर थर्ड नंबर पर बिहार का आता है। गेहूं में सेकेंड नंबर है, अब यहाँ पर सेकेंड नंबर वाले में बता रहा हूं। और गेहूं के उत्पादन में जो मध्य प्रदेश का योगदान है देश में वो 18.84%। इसमें फर्स्ट नंबर पर यूपी है, लंबे समय से यूपी बना हुआ है, और थर्ड नंबर पर पंजाब है। पहले एमपी का स्थान बहुत नीचे आया करता था, थर्ड फोर्थ, लेकिन अभी कुछ समय से जो है सेकेंड नंबर पर इसमें गेहूं के उत्पादन में आ रहा है। खाद्यान्न उत्पादन में भी सेकेंड नंबर पर है।
है ना। मध्य प्रदेश का खाद्यान्न टोटल खाद्यान्न उत्पादन में सेकेंड स्थान आता है और गेहूं के उत्पादन में भी सेकेंड स्थान है। यूपी का सबसे ज्यादा योगदान है 31.38% और थर्ड नंबर पर पंजाब, उसका योगदान है 15.75%। तो ये है इस तरीके से। कुल तिलहन के उत्पादन में भी सेकेंड नंबर पर है। राजस्थान और गुजरात फर्स्ट और थर्ड नंबर पर है, यानी राजस्थान फर्स्ट नंबर पर और सेकेंड नंबर पर एमपी है और थर्ड में गुजरात। लाल मिर्च के उत्पादन में भी सेकेंड नंबर पर है। ये मसालों के अंतर्गत आती है लाल मिर्च और इसमें आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा लाल मिर्च का उत्पादन होता है, यानी 57%, आधे से ज्यादा जो है आंध्र प्रदेश का में उत्पादन होता है। तो फर्स्ट नंबर पर आंध्र प्रदेश, सेकेंड एमपी और थर्ड में कर्नाटक है। लाल मिर्च जो है खरगोन वाला जो क्षेत्र है वहां पर ज्यादातर लाल मिर्च का उत्पादन होता है। अच्छी क्वालिटी की लाल मिर्च जो है खरगोन में उत्पादित हो रही है। इसके बाद मक्का, अब यहाँ पर थर्ड नंबर वाली फसलें आ गई। मक्का के उत्पादन में थर्ड नंबर पर है। एक्चुअली ये 2023-24 के डेटा मैंने बताए हैं, 2023-24 के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो मक्के के उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो योगदान है वो 12.14% है। कर्नाटक और बिहार इसमें फर्स्ट और सेकेंड नंबर पर है। थर्ड नंबर पर एमपी आ रहा है मक्के के उत्पादन में। कर्नाटक में सबसे ज्यादा मक्का उत्पादित हो रहा है 15.39% और बिहार में हो रहा है, सेकेंड नंबर पर बिहार है 12.93%। इसमें आपको फर्स्ट का ध्यान रखना है और फिर एमपी का जो स्थान है वो ध्यान रखें। अगर एमपी फर्स्ट है तो सेकेंड नंबर ज्यादा ध्यान रखेंगे। एमपी अगर सेकेंड है तो फर्स्ट वाले का ध्यान रखना है। एमपी अगर थर्ड है तो फर्स्ट सेकेंड दोनों ध्यान रख सकते हैं। परसेंटेज सभी का, योगदान का परसेंटेज वो सभी का आपको ध्यान रखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। एमपी का जरूर ध्यान रखना है। मोटे अनाज में भी थर्ड नंबर पर एमपी आ रहा है, योगदान 10% लगभग। राजस्थान और कर्नाटक की जो है फर्स्ट सेकेंड नंबर पर है। राजस्थान का योगदान सबसे ज्यादा है 14.68% और कर्नाटक का 13.90%, यानी इसका भी लगभग 14% है। मोटे अनाज हो गए। इसके बाद आगे बढ़े, ये मूंगफली में भी थर्ड नंबर पर मध्य प्रदेश बना हुआ है, 19.63% योगदान है। पहले दूसरे स्थान पर गुजरात राजस्थान है ना। गुजरात का काफी लंबे समय से मूंगफली के उत्पादन में पहला स्थान बना हुआ है और सबसे ज्यादा योगदान गुजरात का है 45.12%, मतलब लगभग 50% के आसपास गुजरात में उत्पादन मूंगफली का हो रहा है। और राजस्थान का योगदान है 19.59%, आप देख सकते हैं। रेपसीड और सरसों, है ना, सरसों जो है ये रेपसीड और सरसों ये तिलहनी फसलें हैं। थर्ड नंबर पर मध्य प्रदेश का नाम आता है और 13.28% योगदान है मध्य प्रदेश का सरसों के उत्पादन में। राजस्थान फर्स्ट और यूपी सेकेंड नंबर पर है। राजस्थान का बहुत ज्यादा योगदान सरसों, रेपसीड और सरसों के उत्पादन में 45.40%, सबसे बड़ा राजस्थान जो है सबसे बड़ा सरसों या रेपसीड उत्पादक राज्य माना जाता है और मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में लगातार ही आते हैं। तो यहाँ से इस टेबल से आपको बहुत सारी चीजें कवर हो रही हैं, इसलिए इस टेबल को पूरा याद ही कर लो और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आने वाला है, ये ध्यान रखिए। डेयरी उत्पाद, दुग्ध उत्पादन में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है एमपी। पहले चौथे पांचवें स्थान पर रहता था दूध के उत्पादन में, अब थर्ड नंबर पर आ गया है। 8.79% योगदान कर रहा है एमपी। फर्स्ट और सेकेंड नंबर पर है यूपी राजस्थान और यूपी सबसे ज्यादा योगदान करता है 15.72%, राजस्थान 14.44%, यानी यूपी राजस्थान के योगदान में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद तुअर या अरहर भी उसको बोलते हैं, तुअर या अरहर, ये दलहनी फसल है और सेकेंड नंबर पर इसका नाम आता है। एमपी में सेकेंड स्थान है तुअर या दलहन के उत्पादन, तुअर के उत्पादन में, है ना। दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा चना योगदान करता है, लगभग 40% योगदान करता है और इसके बाद 40% रहा। तुअर का लगभग 20% का योगदान है दलहन में, है ना। तो टोटल दलहन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है,
और तुअर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, 22.05% योगदान कर रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तुअर उत्पादित होती है, 23.82% योगदान महाराष्ट्र का तुअर के उत्पादन में है। तुअर को अरहर भी बोलते हैं। बागवानी, यहां तक मैंने कराया था पिछले वीडियो हिसाब से, अगर देखें तो मैंने इसके पहले तक कराया हुआ है। इसके बाद फिर यहां से यहां तक हो गया था पिछले वीडियो में। इसके बाद आगे ये भी मेरे ख्याल से हो गया था शायद, और इसके बाद जो है यहां से हमें स्टार्ट करना था। बागवानी के उत्पादन में चौथे स्थान पर है एमपी, और बागवानी के अंतर्गत जो है जो फसलें आती है उसमें सब्जी है, फल है, फूल है, मसाले हैं, ये सब बागवानी के अंतर्गत आते हैं। तो बागवानी में सब्जियां जो है वो मेन है। इसमें सब्जियों के उत्पादन में ओवरऑल तीसरे स्थान पर है एमपी, और 9.52% जो योगदान है सब्जियों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का। और फर्स्ट और सेकेंड स्थान पर जो है यूपी और पश्चिम बंगाल। इन सबसे ज्यादा सब्जियों का जो उत्पादन है वो जो है यूपी में हो रहा है, तो सेकेंड नंबर पर पश्चिम बंगाल। अगर हम देश के हिसाब से बात करें तो सर्वाधिक जो है सब्जियां उत्पादक जो देश है उसमें चाइना और भारत का नाम आता है ना। सर्वाधिक सब्जियों के उत्पादक जो देश है उसमें चीन फर्स्ट नंबर पर है, भारत सेकंड नंबर पर है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है देश की स्थिति। प्याज के उत्पादन में सेकंड नंबर पर है, और योगदान जो है 16% है प्याज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का। फर्स्ट नंबर पर महाराष्ट्र, यानी प्याज के उत्पादन में दो बड़े राज्य हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, मटर के उत्पादन में भी सेकेंड नंबर पर है, सब्जियों के अंतर्गत ये आ रहे हैं। और योगदान मटर के उत्पादन में जो एमपी का है 15.67% है, और इसमें सबसे ज्यादा मटर के उत्पादन में सबसे ज्यादा योगदान कर रहा है उत्तर प्रदेश, और वो लगभग 49% के आसपास जो है योगदान यूपी मटर के उत्पादन में कर रहा है। सेकेंड नंबर पर पंजाब का नाम आता है। तो ये है मटर के संबंध में। इसके बाद आगे बढ़े तो फूल गोभी के उत्पादन में भी सेकेंड नंबर पर है एमपी। आंवले के उत्पादन में सेकेंड नंबर पर है एमपी। फर्स्ट नंबर पर यूपी है आंवला के उत्पादन में 48.33%। इसमें जो डेटा एथेंटिक है, जो एक्चुअल डेटा है वही मैंने दिए हैं, जो डेटा नहीं उपलब्ध हो पाए हैं वो मैंने यहाँ पर नहीं दिए हैं, है ना। इसके बाद फलों के उत्पादन में 5वें स्थान पर एमपी आ रहा है। और अगर हम वैश्विक स्थिति देखें तो फलों के उत्पादन में सबसे पहले चाइना आता है और फिर इंडिया आता है। फलों के उत्पादन में फल और सब्जी दोनों के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर चाइना है, सेकेंड नंबर पर इंडिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश का फलों के उत्पादन में 5वां स्थान है, 7.62% जो है योगदान मध्य प्रदेश कर रहा है फलों में। पहला आंध्र प्रदेश का है, दूसरा महाराष्ट्र का है। संतरा इंपॉर्टेंट है, संतरा क्योंकि संतरे के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर है मध्य प्रदेश, है ना। संतरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है इस समय। 30% उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश योगदान कर रहा है संतरे के उत्पादन में। और महाराष्ट्र का सेकेंड नंबर पर है। महाराष्ट्र एक समय जो है प्रथम नंबर पर हुआ करता था, लंबे समय तक रहा, लेकिन अभी जो है फिलहाल संतरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर बना हुआ है। इससे कुछ संबंधित फैक्ट मैंने लिखी है। ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया नागपुर को कहा जाता है, महाराष्ट्र का शहर है ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि सबसे ज्यादा संतरा नागपुर में होता है। नागपुर संतरे के लिए फेमस सिटी है, इसके लिए उसको बोलते हैं ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया। संतरा भूमि कोडागु कर्नाटक को कहा जाता है। तो ये इस तरीके से कुछ फैक्चुअल चीजें आपको ध्यान रखना है, कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। फिर अमरूद के उत्पादन में भी दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का, 17.20% योगदान कर रहा है। पहले नंबर पर अमरूद का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है उसमें पहले नंबर पर यूपी का नाम आता है। 21.76% जो है अमरूद के उत्पादन में यूपी का योगदान है। फूल के उत्पादन में चौथा स्थान है ना। फूल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। 10.15% जो है फूल के उत्पादन में मध्य प्रदेश योगदान कर रहा है।
फूल का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो तमिलनाडु में हो रहा है। सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश है और चौथे नंबर पर फूल के उत्पादन में एमपी का आ रहा है। तो इस तरीके से ये है इंपॉर्टेंट कुछ जानकारियां, और मैंने बहुत इधर उधर से ये जानकारी इकट्ठी की है आप लोगों के लिए, और इसको अच्छे से ध्यान रखें, आप लोग इसका लाभ उठाएं, है ना। इस टेबल को अच्छे ढंग से आप लोग अगर पढ़ लेते हैं तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक क्वेश्चन इससे आने ही आना है और आपसे बनेगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गेहूं का जो निर्यात है, भारत से गेहूं का जो निर्यात होता है उसमें निर्यात में एमपी का प्रथम स्थान रहा है। 2022-23 का डेटा है कि 2022-23 में गेहूं के निर्यात में मध्य प्रदेश का पहला स्थान रहा है, और इसमें जो है सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी वो एमपी की रही है 47%, क्योंकि गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा यूपी में होता है, फिर सेकेंड नंबर एमपी में होता है ना। तो निर्यात में यूपी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही, जो जहां मतलब एमपी से स्थिति जो है कमजोर रही गेहूं के निर्यात में यूपी की। तो सबसे ज्यादा निर्यात में जो हिस्सेदारी रही है 2022-23 में गेहूं के निर्यात में वो 47% रही है एमपी की। इस हिसाब से इसका पहला स्थान माना जाता है। फिर उसके बाद कृषि उत्पादन में बेहतर प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश को लगातार 7वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुआ है, सभी जानते ही हैं। 2010-11 में पहली बार मिला था, और इसके बाद फिर लगातार 2017-18 से ये 2010-11 में स्टार्ट हुआ, इसके बाद लगातार जो है 7वीं बार 2017-18 में इसको मिला है कृषि कर्मण अवार्ड। बेहतर प्रदर्शन के लिए कृषि उत्पादन में अलग अलग क्षेत्र में मिला है, कहीं पर ओवरऑल उत्पादन में मिला है, कहीं पर गेहूं के उत्पादन में मिला है, किसी वर्ष इस तरह से अलग अलग मिला है। हम जो है ये सारी डिटेल अभी जब कृषि का टॉपिक आएगा, मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग ये टॉपिक आएंगे, तब हम जो है डिटेल में कृषि उद्योग के बारे में वहां पर पढ़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ ये बताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की कृषि की क्या भूमिका रही है, क्या योगदान रहा है, क्या स्थिति रही है, वो मैंने अभी तक बताई। अब हम बात कर रहे हैं उद्योग की, और उद्योग की स्थिति में जो है मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, मध्य प्रदेश कहां पर आता है, ठीक है। देश की औद्योगिक गतिविधियों में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश का क्या योगदान है ना, तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। कृषि के बाद उद्योग। देखिए, औद्योगिक व्यापार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 7वें स्थान आता है, और कुल कारखानों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश का जो स्थान आता है वो 11वां स्थान है। टोटल जो कारखाने हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें अलग अलग राज्यों में, तो कारखानों की संख्या के हिसाब से एमपी की जो स्थिति आती है वो 11वीं स्थिति आती है। फिर आगे मैंने यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कारखाने फैक्ट्रीज उनके बारे में उनकी स्थिति बताई है, तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कारखाने हैं इंडिया में, फिर गुजरात का नाम आता है, फिर महाराष्ट्र का नाम आता है। ये 3 राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज या सबसे ज्यादा कारखाने हैं। सबसे ज्यादा सर्वाधिक औद्योगिक राज्य इसको कहते हैं, और तमिलनाडु को इसको फैक्ट्रियों का गढ़ भी कहा जाता है। पक्रियां लिखा, फैक्ट्रियों का गढ़ है, लिखा है फैक्ट्रियों का गढ़ ना। तमिलनाडु को सर्वाधिक औद्योगिक राज्य बोलते हैं और इसको फैक्ट्रियों का गढ़ भी बोला जाता है। तो ये हो गया। 2022 तक भारत में विनिर्माण उद्योग कारखानों की जो संख्या है 2,49,987 यूनिट जो है, ये संख्या बताई गई है 2022 तक भारत में विनिर्माण उद्योग, है ना। विनिर्माण उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज की जो संख्या है वो यूनिट जो बताई गई, इनमें सर्वाधिक जो यूनिट है वो 38,837 ये तमिलनाडु में है। सेकेंड नंबर पर गुजरात है, उसमें 28,479 यूनिट है, ये इसकी है विनिर्माण उद्योग संबंधी कारखानों की यूनिट है। ये हो गया यहां तक। इसके बाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों के मामले में मध्य प्रदेश का देश में स्थान जो है वो 6वां है। एमएसएमई के मामले, एमएसएमई की जो टोटल इकाइयां हैं
अलग अलग राज्यों में, तो उनमें एमपी की जो स्थिति है वो छठवीं, अभी नया डेटा है ये बता रहा हूँ। उसमें यूपी फर्स्ट है, सेकंड पश्चिम बंगाल है, थर्ड पर तमिलनाडु है, फोर्थ महाराष्ट्र है, फिफ्थ में आंध्र प्रदेश और सिक्स यानी छठा स्थान मध्य प्रदेश का बना हुआ है। फिर आगे कितनी इकाइयां हैं, कितनी यूनिट्स हैं, उसके यहाँ पर संख्या लिखी हुई है। मध्य प्रदेश में कुल एमएसएमई इकाइयां यूनिट्स वो हैं 4,57,499, यानी इसको हम शॉर्ट में लिखें तो 4.57 लाख ये जो है यूनिट्स किसकी है, ये एमएसएमई की यूनिट्स हैं एमपी। देश में रजिस्टर्ड कुल एमएसएमई इकाइयां वो हैं 13,47,000 यूनिट है, ये देश में है। और एमपी में है 4,57,499 यूनिट है, ये पूरे एमपी में है। और 13,47,000 जो है ये इंडिया में है। रोजगार प्रदान करने के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान 12वां है, यानी जो है मध्य प्रदेश रोजगार प्रदान करने में बहुत नीचे आ रहा है ना, इसलिए बेरोजगारी ज्यादा है। सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाले राज्यों में सबसे पहला नाम आता है महाराष्ट्र का, फिर तमिलनाडु का नाम आता है ना, क्योंकि यहाँ पर यूनिट ज्यादा है ना, इसलिए जो है रोजगार ज्यादा इनके द्वारा प्रदान किया जा रहा है। अब आगे है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का विभाग है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, है ना, ध्यान रखना है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। उसका फुल फॉर्म हिंदी में कहते हैं उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, DPIIT इसको फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, है ना, द्वारा व्यापार सुधार कार्य योजना बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंतर्गत वर्ष 2019 के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB की सूची जारी की गई थी, रैंक जारी की गई थी, इसमें मध्य प्रदेश का स्थान चौथा रहा है। देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंक होती है ये जो है अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट रैंक ये जो है वैश्विक स्तर पर विश्व बैंक जारी करता है, 2003 से जो है ये जारी कर रहा है, और अभी उस समय जो है इसने घोषणा की थी कि अब ये जारी नहीं की जाएगी कुछ अनियमितताओं की वजह से। इसमें क्या होता है कि व्यापार या व्यवसाय की सुगमता के लिए जो है कौन सा देश या कौन सा राज्य प्रयास कर रहा है, यानी किस राज्य या देश में व्यापार करना ज्यादा सुविधाजनक है, ज्यादा सुगम है, उस हिसाब से जो है ये रैंक प्रदान की जाती है, जिसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, कहां पर इजी है बिजनेस करना, उस हिसाब से रैंक जारी की जाती है। इंडिया के लेवल पर ये रैंक जो है DPIIT जारी करता है, वैश्विक स्तर पर ये रैंक जारी करता है विश्व बैंक, जिसने भी कुछ समय पहले जो है बोला था कि अब ये जारी नहीं की जाएगी। तो इस मामले में जो है इंडिया का जो एमपी का जो स्थान है वो चौथा रहा है। 2018 में ये 7वां था, तो इसमें 2019 में सुधार हुआ है। इसके और पहले देखें तो एक समय 22वां स्थान हुआ करता था, 22वें स्थान से 10वें स्थान पर आया, फिर अभी 7वें स्थान पर, अब चौथे स्थान पर आ गया। तो इस तरीके से स्थिति है। आंध्र प्रदेश इसमें फर्स्ट नंबर पर है रहा है, यूपी सेकंड नंबर पर, तेलंगाना थर्ड नंबर पर रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट रैंक या रैंक, ठीक है, जो DPIIT द्वारा जारी की जाती है। इसमें देखा जाता है कि कहां पर जो है बिजनेस करना ज्यादा इजी है, ज्यादा आसान है। डूइंग ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो जारी होती है उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, है ना, उसमें जो है टॉप अचीवर्स की रैंक दी जाती है, अचीवर्स, एस्पायर्स, इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम, है ना, इकोसिस्टम साथ में है। तो ये पैरामीटर्स हैं, इनके आधार पर जो है आकलन होता है, रैंकिंग प्रदान की जाती है। जो टॉप रैंक वाले होते हैं उनको जो है टॉप अचीवर्स बोला जाता है,
तो ज्यादा अच्छा जहां पर प्रयास है, ज्यादा अच्छा इजी है, बिजनेस करना इजी है। फिर उसके नीचे अचीवर्स होते हैं, फिर एस्पायर्स होते हैं, फिर इमर्जिंग, मतलब जहां पर बिजनेस में सुधार हो रहा है ना, उसको सबसे नीचे रखा गया है इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम। तो टॉप रैंक वालों को देते हैं टॉप अचीवर्स, जहां पर सबसे ज्यादा सुगम है व्यापार करना, व्यवसाय करना। तो व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 के लिए जून 2022 में जारी, राज्यों की जो आकलन के अंतर्गत मध्य प्रदेश को रखा गया है अचीवर्स वर्ग के अंतर्गत, है ना। 2022 में जो रैंक जारी की गई है व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 के तहत, तो अचीवर्स वर्ग के अंतर्गत जो है रखा गया एमपी को, यानी सेकेंड वाली जो स्टेज है जिसे हमने यहाँ पर पढ़ा है, ये अचीवर्स, इसमें जो है जगह दी गई है एमपी को। टॉप अचीवर्स नहीं रखा है क्योंकि टॉप रैंक नहीं है। तो ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की उद्योग आंतरिक सुधार, आंतरिक उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग बीपीआईआईटी की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में मध्य प्रदेश को लीडर तथा राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है ना। इसने स्टार्टअप रैंकिंग 2022 जारी की है, इसने डीपीआईआईटी, इसने स्टार्टअप रैंक भी जारी करता है डीपीआईआईटी, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी जारी करता है। तो 2022 की जो स्टार्टअप रैंकिंग रिपोर्ट है उसमें जो है मध्य प्रदेश को लीडर और राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। स्टार्टअप का मतलब होता है कोई एक छोटी कंपनी, है ना, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए व्यक्ति एक स्टार्टअप करके एक छोटी कंपनी बनाता है और फिर उसमें आगे धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं स्टार्टअप, है ना। कोई उद्यम स्टार्ट करना, कोई अपनी कंपनी स्टार्ट करना। तो व्यक्ति जो है जब स्टार्टअप करता है तो एक छोटी कंपनी से करता है और धीरे धीरे फिर जो है उसमें आगे बढ़ता जाता है, ग्रोथ करता जाता है। तो ये है स्टार्टअप, है ना। तो स्टार्टअप रैंकिंग जो जारी की जाती है वो डीपीआईआईटी द्वारा जारी की जाती है। डीपीआईआईटी ही जो है स्टार्टअप्स को मान्यता प्रदान करता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये जो संगठन है, विभाग है, ये विभाग किसका है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है। ये स्टार्टअप्स को मान्यता प्रदान करता है देश के अंदर, तो ये रैंकिंग जारी करता है। तो इसमें जो है इसी के तहत जो है बताया जाता है कि कहां पर ज्यादा स्टार्टअप हैं, कहां पर कम स्टार्टअप हैं, उसी के अंतर्गत जो है रैंक जारी होती है। तो डीपीआईआईटी की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सर्वोच्च रैंक पाने वाले जो राज्य है उसमें तमिलनाडु सबसे ऊपर है, फिर केरल का नाम आता है, फिर कर्नाटक का नाम आता है ना। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक का नाम आता है। तो ये जो है स्टार्टअप रैंकिंग के अंतर्गत है। डीपीआईआईटी के अनुसार भारत में सर्वाधिक पंजीकृत स्टार्टअप की जो संख्या के मामले में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो 12वां स्थान है ना। 12वें नंबर पर जो है मध्य प्रदेश की स्थिति आ रही है। जून 2024 तक के डेटा है। फिर आगे मैंने कितने स्टार्टअप कहां पर हैं मान्यता प्राप्त, तो वो मैंने आगे बताए हुए हैं, है ना। सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना, समझना है। सर्वाधिक पंजीकृत स्टार्टअप वाले राज्य जून 2024 तक का डेटा है, नया डेटा है ये। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्टार्टअप है, 25,044, है ना। ये नए डेटा है, ध्यान रखें। 25,044 जो है स्टार्टअप महाराष्ट्र में है, जो डीपीआईआईटी द्वारा पंजीकृत है ना। इनका पंजीकरण कौन करता है, कहां पर रजिस्टर्ड होते हैं? डीपीआईआईटी में पंजीकृत होते हैं। महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, फर्स्ट नंबर पर, फिर कर्नाटक है। कर्नाटक में ये एक्चुअली ट्वीट हो गया है, ये करीब 20,000 के आसपास है ना। ये इसी का है 22,044, ये महाराष्ट्र का है। सेकेंड नंबर पर कर्नाटक है, फिर दिल्ली है। सभी की खैर याद रखने की जरूरत नहीं है स्टार्टअप। मध्य प्रदेश का याद रखना है, पहला सबसे ज्यादा किसके हैं वो ध्यान रखना है। कर्नाटक सेकेंड में 20,000 के आसपास है इसमें, और मध्य प्रदेश में 4,500 स्टार्टअप है, नया डेटा है ये, है ना। और मध्य प्रदेश का जो स्थान आ रहा है ना, यहाँ पर हमने देखा है मध्य प्रदेश का स्थान है 12वां, है ना। तो मध्य प्रदेश 12वें नंबर पर है यहाँ पर, और 4,500 जो स्टार्टअप मध्य प्रदेश में जो डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त है। जून 2024 तक डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत में कुल स्टार्टअप हैं, जून 2024 तक है ये 1,40,803 स्टार्टअप जो है मान्यता प्राप्त है भारत के संदर्भ में।
और ये अलग अलग स्टेट वाइज है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, थर्ड नंबर पे दिल्ली है और 12वें नंबर पर मध्य प्रदेश का नाम आ रहा है। बाकी मैंने नाम नहीं लिखे, आपको उतना जरूरी नहीं है। तो ये क्लियर हो गया यहां तक। इसके बाद फिर मैंने वर्ल्ड में इंडिया की स्थिति क्या है स्टार्टअप के मामले में, तो लंबे समय से यानी 2021, 22 और उसके पहले भी तीसरे स्थान पर इंडिया का रहता था वर्ल्ड लेवल पर, है ना। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम विश्व का चौथा बड़ा इकोसिस्टम है। यूएसए, चाइना, ब्रिटेन और फिर भारत का नाम आ रहा है। पहले तीसरे नंबर पर था, 2023 में जो है ये चेंज हो गया है, आंकड़ा रैंकिंग चेंज हो गई है, ध्यान रखें। ज्यादातर आपको अभी तीसरा ही मिलेगा, जो आप बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें तीसरा मिलेगा, लेकिन 21-22 में तीसरा था इंडिया का विश्व में स्थान स्टार्टअप्स रैंकिंग में। लेकिन अभी जो है स्टार्टअप्स रैंकिंग में इंडिया का नाम आ गया है 4th नंबर पर। फर्स्ट सेकंड ये चाइना पहले से ही है, अभी भी फर्स्ट सेकंड चाइना है। बीच में ब्रिटेन आ गया 3rd नंबर पर, इंडिया की जगह उसने ले ली है। तो इस तरीके से इंडिया की रैंकिंग थोड़ा सा नीचे आ गई है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022, निर्यात तैयारी सूचकांक जो है ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग द्वारा जारी, है ना। नीति आयोग ने जो है तीसरा संस्करण 2022 में जारी किया है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 ये तीसरा संस्करण है जो इस सूचकांक का। तो इसमें क्या देखा जाता है, इसमें देखा जाता है कि कौन सा राज्य जो है निर्यात को बढ़ावा दे रहा है, निर्यात के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रहा है ना। निर्यात के लिए जो है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सा राज्य ज्यादा प्रयास कर रहा है, किस राज्य की नीति ज्यादा बेहतर है जिससे निर्यात को बढ़ावा मिल रहा है। तो इसके आधार पर जो है ये आकलन होता है। तो निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई कहते हैं, एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स ईपीआई शॉर्ट में कहा जाता है। 2022 में मध्य प्रदेश के जो स्थान रहा है समग्र श्रेणी में 12वां है, लैंडलॉक श्रेणी में, लैंडलॉक जो स्टेट्स है उन श्रेणी में इसका 5वां स्थान आ रहा है। ओवरऑल जो है स्थान है 12वां और प्रथम स्थान ओवरऑल दोनों श्रेणियों में लैंडलॉक और समग्र श्रेणी में तमिलनाडु का नाम आ रहा है ना। तो इस तरीके से जो है ये है निर्यात तैयारी सूचकांक में मध्य प्रदेश की स्थिति, जो एक में मतलब समग्र श्रेणी में 12वीं है, लैंडलॉक श्रेणी में 5वीं। इसके बाद लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2022 ये रिपोर्ट है। इसमें मध्य प्रदेश को लैंडलॉक क्लस्टर के भीतर एक फास्ट मूवर के रूप में लेवल किया गया है। 2022 का ये भारत की ये रिपोर्ट है, जिसमें जो है फास्ट मूवर यानी तेज जो है आगे जाने वाला राज्य जो है इसमें घोषित किया गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया गया है ना। मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया है ताकि उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके, है ना। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया है। इसके अलावा 2025 में एक इन्वेस्टर्स ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट प्रस्तावित है। ये 7 से 8 फरवरी 2025 को भोपाल में होगी। तो ये जो है नया अपडेट है 7 से 8 फरवरी। हालांकि उस समय के पहले 7-8 फरवरी के पहले जो है आपका पेपर बन चुका होगा। तो इस समिट के बारे में आपको नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, है ना, क्योंकि एग्जाम नजदीक होगा। 1 से 1.5 महीने पहले नॉर्मली पेपर बन जाता है। करंट अफेयर्स की जो चीजें होती हैं वो 1 से 1.5 महीने पहले की पूछी जाती हैं, है ना। इतनी पास की जो चीजें हैं, इतनी पास का जो करंट अफेयर्स है वो आपको नहीं पूछा जाएगा। लेकिन चूंकि प्रस्तावित है तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि फरवरी 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहां पर प्रस्तावित है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। प्रस्तावित है लिख सकते, हो सकता है कि चेंज हो जाए, है ना। तो प्रस्तावित अभी है तो यहां से क्वेश्चन बना सकता है कि 7-8 फरवरी 2025 में मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहां पर प्रस्तावित की गई है, तो भोपाल में प्रस्तावित की गई, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 को
कौन सा वर्ष घोषित किया है, तो वो उद्योग वर्ष घोषित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आज मैंने कंप्लीट कराया है, बस इसमें एक दिन का बचा हुआ है। ये जो टॉपिक चल रहा है हमारा पहला, काफी बड़ा हो गया, लंबा हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर तो कंप्लीट ही नहीं कर रहे हैं और इसको खींचते जा रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आगे की भी कवर हो गई। जैसे उद्योग संबंधी चीजें मैंने काफी कुछ कवर कर दी हैं, कृषि संबंधी चीजें बहुत सारी कवर कर दी हैं, भारतीय कृषि संबंधी, एमपी कृषि संबंधी बहुत सारी कर दी हैं। तो वहां पर फिर आपको उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के कहीं भी पढ़ो, पढ़ना तो है ना। तो एक दिन में एक लेक्चर में जो है ये कंप्लीट हो जाएगा आपका पहला टॉपिक। फिर हम आगे लेंगे मध्य प्रदेश की जनसंख्या। तो जनसंख्या में भी मैं इंडिया की जनसंख्या को भी कवर करूंगा, पूरा जनसंख्या का इतिहास बताऊंगा। फिर एमपी की जनसंख्या, फिर एमपी और इंडिया दोनों का कंपेरिजन करते हुए बताऊंगी। ये सारी चीजें जो है आपको बताई जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मैं एक अगला टॉपिक लेके आपके समझ पुनः उपस्थित हूंगा। आप लोग खुश रहें, तैयारी अच्छे से करते रहें, आप सभी का दिन खुश हो। जय हिंद, गुड लक।